स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा नया टॉपिक वन एवं वनस्पति। वन एवं वनस्पति। तो इससे पिछली क्लास में हम जो एग्रीकल्चर है उस टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है पूरे कर चुके हैं और आज हम टॉपिक लेंगे वन एवं वनस्पति के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, राजस्थान की किस देसी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना को लागू किया? मारवाड़, जयपुर, जोधपुर या कोटा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जोधपुर। तो राजस्थान में क्या है कि स्वतंत्रता से पहले ही यानी कि 1910 में जो जोधपुर रियासत थी उसने क्या किया, वन संरक्षण की योजना बनाई तथा 1935 में फिर किसने, अलवर रियासत ने क्या बनाया, वन अधिनियम यानी कि एक्ट। तो हमसे पूछा गया सवाल में कि किस देसी रियासत ने सबसे पहले वन संरक्षण की योजना लागू की और एक्ट किसने बनाया था? वो बनाया था अलवर ने। अगला सवाल देखते हैं हम, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में जो वन विभाग है हमारा उसकी स्थापना कब होती है? तो उसकी स्थापना होती है आपकी 1950 में। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में यानी कि 30 मार्च 1949 में कौन सी कमेटी, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? हाई कोर्ट कहाँ था? जोधपुर। कृषि विभाग आपका भरतपुर। खनिज विभाग की अगर हम बात करें तो उदयपुर। शिक्षा विभाग बीकानेर और वन विभाग की अगर बात करें तो कहाँ बनाया गया था? कोटा में बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर सारे विभाग। अगला सवाल है, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? कौन सा निदेशालय? आपका पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय। तो ये निदेशालय जो बना था राजस्थान में, ये बना था 2019 में। कब बना था? 2019। अब देखिए, राजस्थान सरकार ने क्या किया, सितंबर 1983 में, कब, सितंबर 1983 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की। किसकी की? पर्यावरण विभाग की। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के कठिन कार्य को संबोधित करने के लिए फिर 2019 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई। तो ये तो है आपका पर्यावरण विभाग जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में और यह है हमारा निदेशालय जो कि बना था 2019 में। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की? किस नीति की बात कर रहा है हमसे यहाँ पर? जलवायु परिवर्तन नीति। तो इस नीति की शुरुआत हुई थी 2023 से। तो असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का सवाल है, कब हुई थी आपकी? 2023 में। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, एक राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति। कौन सी? हरित हाइड्रोजन नीति। पूछ रहा है कि कब से प्रभाव में आई, 2024, 2023, 2022 या फिर 2021। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 2023। तो अगर हम राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति की बात करें तो ये नीति है आपके 29 सितंबर 2023। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, ये है आपके 29 सितंबर 2023 से क्या हुई, आपके लागू हुई थी। कौन सी नीति है? राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? 2023 में पूछा गया सवाल है, हमसे कह रहा है कि जो पहली वन नीति है उसका अनुमोदन कब किया गया। अब देखिए हमने दो तीन चीज़ों की बात की यहाँ पे। हमने बात की जलवायु परिवर्तन नीति, कब आपके? 2023। इसके अलावा हमने बात की हरित हाइड्रोजन नीति, ये भी कब आपके? 2023। अब हम बात कर रहे हैं पहली वन नीति की हमारी। तो हमारी पहली वन नीति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हमें, फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010 या फिर सितंबर 2011। अब जो पहली वन नीति है हमारी उसका अनुमोदन कब किया गया? वो किया गया था आपका फरवरी 2010। आपको महीना भी याद रखना है, कौन सा मंथ है? फरवरी 2010। तो राजस्थान 18 फरवरी 2010 को वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है, क्या डेट याद रखनी है, कब पहली वन नीति कब आई थी हमारी? 18 फरवरी 2010। और दूसरी बात याद रखनी है आपको कि जो वन और पर्यावरण नीति है
उसको घोषित करने वाला राजस्थान क्या है? देश का पहला राज्य। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति यानी राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई? तो जस्ट अभी हमने देखा 2012 में बनाई, 8 में, 1 में, 2010 में। देखिए कई बार पूछा गया सवाल है, सीईटी में वन रक्षक, कृषि अधिकारी, आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इन सब में। तो देखिए नीतियों से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2010। कब? 18 फरवरी 2010। 18 फरवरी 2010। अगला सवाल देखते हैं अब हम, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया? कौन से जैविक विविधता नियम तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? 2014, 2012, 2010 या फिर 2008? तो हमारे यहाँ जो जैव विविधता नियम है उनको बनाया गया था 2010 में। कब? 2010 में। और हमारी पहली पॉलिसी भी कब आई है? 2010। तो राजस्थान जैविक विविधता नियम यानी कि राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स, तो रूल्स आए हमारे 2010 और इसके तहत एक राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। क्या की गई? एक बोर्ड बनाया गया, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड। और इसकी स्थापना कब की गई? आपके 14/9/2010। कब की गई इसकी स्थापना? 14/9/2010 यानी कि सितंबर में। कब की गई? सितंबर में। अगला सवाल है, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए यानी वनों से युक्त होना चाहिए? 20%, 15%, 25% या फिर 33%? अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे वन नीति के अकॉर्डिंग। अब देखो 1952 में घोषित जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, राष्ट्रीय वन नीति जो है हमारी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देश के 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। कितने? यानी देश के 33% हिस्से पे क्या होने चाहिए? वन। और हमारे राज्य की पहली वन नीति कब आई थी? 18 फरवरी 2010। कब आई थी? 18 फरवरी 2010। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कितने भाग को? 20% भाग को। और 5 जून 2023 को, कब? 5 जून 2023 को जारी, जो 2023 में जो पॉलिसी आई है हमारी वन नीति, उसमें क्या कहा गया है कि वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना बढ़ाना है हमें? 20%। कितना? और हमसे सवाल में पूछा है वन नीति के बारे में, तो हम यहाँ पर आंसर करेंगे आपके कितना? तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे 33%। कितने? यानी कि जो 1952 में हमारी राष्ट्रीय वन नीति आई थी, तो ये नीति क्या बताती है? तो ये नीति बताती है कि भाई जो भारत है उसके भूभाग के 33% हिस्से पर क्या होने चाहिए? वन। और जो राजस्थान यानी हमारे राज्य की जो पहली वन नीति थी वो क्या कहती है? वो कहती है कि हमारे राज्य के संपूर्ण भूभाग पर क्या होने चाहिए? 20% भाग पर यानी वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए। ये टारगेट रखा गया है। और जो 2023 में जो हमारी पॉलिसी आई है 5 जून 2023 को, उसमें क्या कहा गया है कि भाई जो हमारा वनस्पति आवरण है उसको हम कितना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई ये जो आवरण है वो जो हमारा जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना 20% तक बढ़ाने का क्या रखा है? इसमें टारगेट रखा गया है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है इसमें, 33% कौन बात कर रहा है और आपके 20% कौन कर रहा है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है नेशनल पार्क दिए हुए हैं। कितने नेशनल पार्क है राजस्थान में? तो हमारे यहाँ हैं 3। एक तो केवला देव है, एक मुकुंदरा हिल्स है और एक रणथंभौर है। तो केवला देव कहाँ है? आपके भरतपुर में। और जो मुकुंदरा हिल्स है इसका कोटा और चित्तौड़। और अगर हम बात करें रणथंभौर तो सवाई माधोपुर। फिर देखिए हमारे यहाँ कितने टाइगर रिजर्व है? तो हमारे यहाँ 5 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 5 टाइगर रिजर्व। तो ये अगले उसमें देखेंगे हम, जब हम वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार बता देती हूँ थोड़ा मैं आपको कि देखिए कौन कौन से हैं। तो रणथंभौर, इसके अलावा सरिस्का है। कौन सा है? रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, इसके अलावा रामगढ़ विषधारी है और लेटेस्ट कौन सा बनाता है? धौलपुर करौली। तो हमारे यहाँ 5 क्या है? टाइगर रिजर्व। और इसके अलावा 3 क्या है? नेशनल पार्क है। इसके अलावा हमारे यहाँ कंजर्वेशन रिजर्व है,
इसके अलावा हमारे यहाँ अभ्यारण्य है। तो हम इनको नेक्स्ट क्लास, यानी कि जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वन्य जीव की, उसमें देखेंगे। अभी हम सवाल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी वो कौन सी थी? 18वीं रिपोर्ट थी। तो देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण, यानी कि हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कहाँ पर स्थित है? देहरादून। इसके द्वारा क्या किया जाता है? वन और वन संसाधनों का आकलन, यानी कि वन और वन संसाधन जो हैं उनका आकलन करने के लिए कितने हैं, क्या स्थिति है। तो 1987 से, यानी कि पहली रिपोर्ट कब आई थी? 1987। उसके बाद से क्या है कि हर 2 साल में, कब? प्रत्येक 2 साल में क्या है? रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सी? भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यानी वनों की स्थिति के बारे में इसमें हमें मालूम चलता है कि कहाँ पर ज़्यादा वन है, कितना % एरिया कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में। अब कौन सी रिपोर्ट है ये है आपकी 18वीं रिपोर्ट। तो इसमें याद रखने वाली बातें ये है कि भाई ये देहरादून स्थित है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट को, और ये हर 2 साल में प्रकाशित होती है। और इस बार जो रिपोर्ट निकाली गई थी वो कौन सी थी? 18वें नंबर की। चलिए अब हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जो राजस्थान वन नीति है 2023, राज्य में अगले 20 सालों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के कितने % तक बढ़ाया जाना है। यानी कि जो ये फॉरेस्ट पॉलिसी है जो 2023 में आई है हमारी, इसके अकॉर्डिंग कितना टारगेट रखा है हमने। तो इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ ही लिया है इसको। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 20% का टारगेट रखा है कि जो हमारा राजस्थान है उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 20% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। अगला सवाल, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखिए, प्रशासनिक आधार पर भी हम वनों का वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि आरक्षित वन हो गया, आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, यानी कि सुरक्षित या संरक्षित वन, या फिर अवर्गीकृत वन। तो हमसे पूछा है कि भाई प्रशासनिक वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कौन से हैं हमारे यहाँ। तो सबसे हमारे यहाँ कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड, यानी सुरक्षित। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वन अधिनियम 1953 कौन सा एक्ट? 1953। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, कुछ भी पूछ सकता है। देखो 1953 ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग जो है वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो आरक्षित वन है, एक सुरक्षित वन है और एक अवर्गीकृत। अब इनकी अपनी अपनी क्या है? विशेषताएँ। अगर हम आरक्षित वन की बात करें तो इसको बोलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो इसको रिजर्वेशन, आरक्षण, इस तरीके से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। आरक्षित, क्योंकि कई बार क्या होता है आरक्षित और सुरक्षित इनमें क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसको इंग्लिश में ही याद रखो आप, रिजर्व फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के वन जो है राज्य के वनों के कितने 36.99%, और एरिया वाइज अगर हम बात करें तो कितना होगा 12,178.03, यानी 12,178.03 भाग में पाए जाते हैं। तो देखिए हमें परसेंटेज वाइज भी पूछ सकता है और संख्या वाइज भी पूछ सकता है, यानी कितने एरिया में है, तो दोनों हमें याद रखने होते हैं। तो आरक्षित वन में क्या होता है आपके कि जो लकड़ी काटना, पशु चराना, इन वनों में क्या माना जाता है अपराध, यानी पूरी तरह इनमें क्या होता है बैन होता है, ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। और राज्य में सर्वाधिक अगर हम बात करें आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहीं पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके उदयपुर में, आपके चित्तौड़गढ़ में और आपके अलवर में। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, कौन से? उदयपुर, चित्तौड़ और अलवर। अगला है हमारा सुरक्षित या संरक्षित, जिनको हम प्रोटेक्टेड कहते हैं। क्या? प्रोटेक्ट। ये वन जो है राज्य के लगभग 56.51% भाग पर फैले हुए हैं। हमसे क्या पूछा गया था सवाल में कि सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन से हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड वन जो है पाए जाते हैं, और कितने प्रतिशत? हमारे 56.51%। और एरिया वाइज बात करें तो 18,605.18 इतने भागों पर ये फैले हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि पशु चराना, लकड़ी काटना में कुछ शिथिलता बरती जाती है, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरी तरह बैन है, किया जा सकता है। और राज्य में अगर हम बात करें सर्वाधिक सुरक्षित वन कहीं पर है तो वो है आपके, सबसे पहला नाम आता है उसमें बारा का, फिर आता है करौली का और फिर आता है उदयपुर का, जबकि उदयपुर जो है आरक्षित वनों के मामले में पहले नंबर पे है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है
कि अगर हमसे रिजर्व की पूछे तो सबसे ज़्यादा उदयपुर, अगर सुरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड की पूछे तो 12 में, और दूसरे नंबर पे आता है करौली। फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं अवर्गीकृत वनों की। अब इनकी क्या विशेषता है? सबसे पहले तो देखते हैं ये राज्य के वन क्षेत्र के कितने 6.50% यानी कि 2137.79 भाग में क्या है, ये फैले हुए हैं पहली बात तो ये याद रखना है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो वन होते हैं इनमें लकड़ी काटने पर, पशु चराने पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। और राज्य में अगर हम बात करें सर्वाधिक ऐसे वन जहाँ पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, जैसलमेर, और सबसे ज़्यादा बीकानेर। तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है राज्य में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? अब देखो आप इसको इंग्लिश से याद करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर हमसे पूछा है सुरक्षित और रक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड की। तो अभी हमने देखा कितने यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये 56.49 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन पाए जाते हैं? अब हमसे पूछा यहाँ पे आरक्षित के बारे में यानी कि रिजर्व, तो यहाँ पर पाए जाते हैं आपके उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सी श्रेणी जो है प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो देखिए सुरक्षित है, आरक्षित है और अवर्गीकृत है, लेकिन वर्गीकृत नहीं है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला सवाल वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना जाता है? हमसे क्या कह रहा है कि वन संरक्षण की अगर हम बात करें या फिर वन्य जीव संसाधनों की बात करें तो कौन से ऐसे वन हैं जिनको सबसे ज़्यादा हम मूल्यवान मानते हैं? देखिए पशु परिचर में यानी कि 2024 में पूछा गया सवाल है, तो जो आरक्षित वन होते हैं उनको, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कौन सा वन और वन्यजीव संसाधन नहीं है? रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन या फिर देशज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाती भूमि कहलाती है? 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवर्गीकृत वन। कौन सा? अवर्गीकृत वन। अगला सवाल है वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, वह कौन सा है आपके? तो वह है आपके सिरोही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते? कौन से आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते? अलवर, बांसवाड़ा, बूंदिया, जालौर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जालौर। क्या हो जाएगा आपके? जालौर। यानी कि देखिए उष्णकटिबंधीय अगर शुष्क पतझड़ वनों की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये मानसूनी वन सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं एरिया में राजस्थान में, जैसे कि सिरोही हो गया, अलवर, भरतपुर, आपके बांसवाड़ा हो गया, बूंदी हो गया, धौलपुर, डीग, टोंक, करौली, तो ऐसे कई ज़िलों में फैले हुए हैं, लेकिन जालौर में नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है इन वनों में अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो सागवान हो गया, बरगद, तेंदू हो गया, महुआ, इस तरह की जो है, शीशम हो गया, शीशम का, आपके आम का पेड़, नीम, इस तरीके से जो है वनस्पति पाई जाती है। और इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो क्या होती है? मजबूत होती हैं ये लकड़ियाँ। और ये क्या है, गर्मियों में अपने पत्ते भी गिरा देते हैं, यानी कि पतझड़। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पर नहीं होते? जालौर में। अगला है आपके राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो देखिए एक बार आपको ये जो टॉपिक है उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन से एरिया में कौन से वन है तो इनको बता पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। बाकी एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम जो है डिस्कस भी कर लेंगे इसको कि भाई अगर हम बात करें शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं जैसे सीकर, झुंझुनू, जालौर में होते हैं आपके, या फिर जो है जैसलमेर, बाड़मेर, पाली,
उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा या फिर बीकानेर, नागौर और चूरू। तो जो शुष्क पतझड़ वन हैं वो पाए जाते हैं हमारे उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा, कोटा, यहाँ पर। निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? अगर आप सर्वाधिक एरिया में किस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़। कौन से वन पाए जाते हैं आपके? पतझड़। कौन से? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाते हैं। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे? उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। खेजड़ी, बेर, केर, थोर या फाग, आम या नीम, धोकड़ा या पलाश। तो ये 2024 में पूछा गया सवाल है। कौन से उप उष्णकटिबंधीय जो पहाड़ी वन है वहाँ पर कौन से पाए जाते हैं आपके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आम और नीम। अब देखते हैं अगला सवाल, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? यानी कि राजस्थान जो है वो आपके सबसे ज़्यादा एरिया पे जो है कौन से वन हैं आपके? सूखे आपके सागवान वाले वन है, एनोनिगस पेंडुला वन, मिश्रित पर्णपाती वन या फिर बॉसवेलिया वन। तो ये 2022 में पूछा गया एक सवाल है ये। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। देखो इसमें ऐसा है कि 2 को सही माना गया है, लेकिन इसमें जो सही आएगा, हम बात करते हैं राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल पर, तो हमारे यहाँ कौन से? मिश्रित पर्णपाती। राजस्थान में वनों का विभाजन चैंपियन एंड सेट के वन वर्गीकरण 1968 के अकॉर्डिंग 2 प्रकार, शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन में किया जा सकता है, जिनका 20 वन प्रभागों में विभाजन किया गया है। इनका सर्वाधिक वन आवरण क्रमशः उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, एनोगेगस आपके या फिर पेंडुला धोकड़ा वन, इसके अलावा शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन, अति शुष्क सागवान वन और मरुस्थलीय ड्यून झाड़ी। तो ये आपके वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर, और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? कौन कौन से ज़िले हैं? तो देखिए मिश्रित पतझड़ वनों की अगर बात करें तो उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और सिरोही, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं आपके? मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए मिश्रित मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट तो पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पूर्वी राजस्थान में। जिन प्रदेशों में वर्षा जो है 50 से 85 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहाँ पर अधिकांशतः ऐसे वन मिलते हैं। इन्हें हम शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहते हैं, पतझड़ वन या मानसूनी वन। ये वन आपके उदयपुर, सलूम्बर, कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़, सिरोही के कुछ भागों में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए कौन कौन से आपके धोक हो गया, बरगद, गूलर, साल, बांस, आम, जामुन, बबूल, खैर आदि के क्या है जो वृक्ष हैं वो प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो धोक वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसकी अधिकता के कारण से धोकड़ा वन भी कहा जाता है। देखिए ये जो पतझड़ वन है यहाँ पर धोक जो है उसकी अधिकता होती है, इसलिए इसको धोकड़ा वन भी कह देते हैं। तो एक ही बात है, किसी भी नाम से आए। राज्य में ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है आपके धोकड़े के वृक्ष का। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? इसका होता है एनोजिस एनोगेगस पंडुला। ये क्या होता है इसका वास्तविक नाम? तो हमारे यहाँ कौन से पाए जाते हैं? जो धोकड़ा वन है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखिए इससे पहले के सवाल में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पर क्या नाम दिया गया था? वहाँ पर नाम दिया गया था एनोजिस या फिर एनोगेगस पंडुला। और एक किसका नाम है? ये धोकड़ा वृक्ष का ही क्या नाम है? वानस्पतिक नाम है। किसके? आपके इसका ही, धोकड़ा ये जो वृक्ष है इसी का। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको एक बार दिमाग में रखना है कि भाई हमें जो पिछला सवाल हमने देखा था, देखो ये पिछला सवाल जो हमने देखा था इसमें इसी नाम से इसको पूछा गया था, और इसका आंसर क्या माना गया था यहाँ पे? 2। अगला देखते हैं अब हम।
धोकड़ा है, मिट्टी है, अनाज है, खनिज है या वृक्ष है? तो ये क्या है आपके वृक्ष, जो हमारा राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? अब कंटीले वन कहाँ पे पाए जाएंगे? अजमेर में, जयपुर, जैसलमेर या धौलपुर? तो ये पाए जाएंगे आपके जैसलमेर में। तो देखिए ये जो कंटीले वन होते हैं बेसिकली क्या होता है कि जो शुष्क एरिया होता है यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है कि जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को कांटों में बदल लेती हैं। किसमें? कांटों में, ताकि जो पानी है उसका ह्रास ना हो, यानी पानी की कमी ना हो। क्योंकि वैसे ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तो और ज़्यादा पानी का ह्रास होगा या पानी की कमी होगी तो ये प्लांट जो है वो क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। इसकी वजह से इनकी पत्तियां किस में बदल जाती हैं? कांटों में। तो इस तरीके के वन कहाँ मिलेंगे आपको? आपके शुष्क क्षेत्रों में आपके। तो हमारा कौन सा एरिया ऐसा है राजस्थान का? पश्चिमी एरिया। तो ये कंटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन प्रमुखता से आपके जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, फलौदी, अजमेर, जयपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू आदि जिलों में पाए जाते हैं। अब इन जो वन होते हैं इनकी मुख्य वनस्पति कौन सी होती है? तो यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति? खेजड़ी, बबूल, कैर, थूर, कैर आपके, कीकर, बेर, फोग, रोहिड़ा या फिर अन्य झाड़ियाँ जो हैं, और कुछ घास भी जैसे सेवण हो गया, धामण, मुराद, अंजन, करड़, सिरकानिया। तो यहाँ पर इस तरह की घास भी पाई जाती है। अगला सवाल है, जो खेजड़ी वनस्पति है आपके, कौन सी खेजड़ी वनस्पति प्रजाति निम्न में से किन वनों में पाई जाती है? तो अभी हमने देखा खेजड़ी, रोहिड़ा हो गया, बबूल आपके, कैर हो गया, बेर हो गया आपके। तो बेर कहाँ पे होता है? ये सब होते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वनस्पति है, कांटेदार वन है वहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? सिरोही में, बांसवाड़ा, चूरू या कोटा? तो कहाँ मिलेंगे? चूरू में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सेवन, धामन या कराद या करड़ जो है क्या चीज़ें हैं? लोक नृत्य के प्रकार हैं आपके, मरुस्थलीय मृदा है, घास के प्रकार हैं या फिर राजस्थानी चित्रकला यानी पेंटिंग्स हैं ये। तो ये क्या है? सब घास है ये। अगला सवाल, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अभी हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो कांटेदार वन होंगे वो पश्चिमी राजस्थान। तो कौन सा जगह आ जाएगी यहाँ पर? जैसलमेर। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन करें। बीकानेर, पाली, जोधपुर या माउंट आबू? यानी कौन सी जगह है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाए जाते आपके? तो ये है आपके माउंट आबू, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, निम्न में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते? हमसे क्या पूछ रहा है? नहीं। बांस हो गया, रोहिड़ा, खेजड़ी, बेर हो गया। तो देखिए बांस जो है कहाँ पे पाया जाता है? आपके दक्षिणी राजस्थान अधिकतर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार। तो कांटेदार वन क्या कहाँ पर होंगे आपके? पश्चिमी राजस्थान में। अगला सवाल है, सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? तो ये उगती है आपके शुष्क जलवायु प्रदेश में। तो देखिए कितनी तरीके से इन सवालों को पूछा जा सकता है कि भाई कौन से आपके जलवायु प्रदेश में उगती है, कौन सी जगह पर उगती है, कौन से वनों में। तो इस तरीके से कई तरीके से एक सवाल को पूछा जा सकता है। अगर सेवण घास की बात करते हैं तो ये जो घास होती है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, ये जो सेवण घास है ये आपके सर्वाधिक कहाँ मिलती है? आपके जैसलमेर। कहाँ पर? जैसलमेर। इसके अलावा क्या होती है, जो दुधारू पशु होते हैं उनके चारे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो दुधारू पशु होते हैं उनके चारे के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और देखिए ये जो सेवण घास है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको जो गोड़ावन पक्षी है, कौन सा? गोड़ावन
पक्षी, उसकी क्या कहा जाता है? शरण स्थली। क्या कहा जाता है? शरण स्थली। तो इसके बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है, तो ये याद रखना है आपको। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है लेसियूरस सिंडिकस। क्या होता है आपके इसका वैज्ञानिक नाम? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका लेसियूरस। क्या होता है? लेसियूरस सिंडिकस। सिंडिकस। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद। कई बार पूछ लेता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सी घास जो है राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? अब हमसे यहाँ पर पूछ लिया कि भाई पश्चिमी जिले में नहीं पाई जाती, वो बताओ। ऑप्शन दे दिए हमें ऑप्शन दिए आपके लाणा, सेवण, दामन या करड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये आपके पश्चिमी जिले में नहीं पाई जाती, बाकी सारी पाई जाती हैं। अगला सवाल, कौन सा असत्य है? तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, कि भाई जो शुष्क सागवान वन होते हैं वो राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो सागवान वन है वो पाए जाते हैं आपके कौन से भाग में? वो पाए जाते हैं दक्षिणी भाग में। और ये जो वन है ये कितने प्रतिशत हिस्से में है हमारे यहाँ? लगभग 7% हिस्से में। कितने? 7% हिस्से में। अगला स्टेटमेंट है, मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही में मिलते हैं। तो ये बात भी सही है आपके। कौन से आपके? मिश्रित पतझड़ वन। अगला सवाल, अगला जो स्टेटमेंट है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान। तो भैया पूर्वी राजस्थान में नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 4 हो जाता है गलत, यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने स्टेटमेंट में देख ही लिया। तो कौन से हिस्से में? दक्षिणी हिस्से में, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लगभग 75 से 110 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है उस भाग में पाए जाते हैं सागवान वन। सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? 9 से 13 मीटर। कितनी? 9 से 13 मीटर। इन वनों को हम क्या कहते हैं? मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन। क्या कहते हैं हम इनको? मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन। चौड़ी पत्ती वाले वन। और कितने? 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में क्या होते हैं? ये मिलते हैं। ये हो गए आपके दक्षिणी भाग। विशेषकर कहाँ पे? आपके बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों में पाए जाते हैं। अब ये वन जो है कुल वन क्षेत्र के कितने भाग में? 6.86% भाग में फैले हुए हैं, यानी लगभग 7% हिस्से में ये फैले हुए हैं। इमारती लकड़ी के लिए, किसके लिए? इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान। तो सागवान फेमस है। सागवान की लकड़ी के वन आपके बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? सबसे ज़्यादा आपके बांसवाड़ा जिले में। अब देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं? तो यहाँ पर मिलते हैं आपके कौन से? सागवान वन। जस्ट अभी हमने देखी इसकी विशेषताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? आपके कौन से? आपके सूखे टीक के जंगलों के संबंध में सही नहीं है, मतलब ये गलत पूछ रहा है। 2024 में पूछा गया सवाल है। ये जंगल राज्य के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी हिस्सों में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। अभी इस स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है।
टीक की लकड़ी जो होती है व्यावसायिक रूप से उपयोगी है एवं इसका प्रयोग फर्नीचर, दरवाज़ों की चौखट, खिड़कियाँ और घर बनाने में होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये सभी विशेषताएं अभी हमने देखी है ना। और बेसिकली कितनी वर्षा की हमने बात की थी, यहाँ पे हमने बात की थी 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की। तो देखिए ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं, ये बात सही है। इन वृक्षों की ऊंचाई की बात करें तो 9 से 13 मीटर होती है। और जो टीक होता है यानी ये सागवान जो होता है आपके व्यावसायिक रूप से उपयोगी यानी फर्नीचर में इस्तेमाल किया जाता है। और इन वनों का योगदान की अगर बात करें तो हमारे राजस्थान के जो भौगोलिक वनों के टोटल भौगोलिक वनों का कितना है, लगभग 7%। अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान वन जो है किस जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा, बांसवाड़ा। देखिए कई बार पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण है याद रखना सागवान के बारे में। क्या कि औसत वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, 75 से 110 सेंटीमीटर। कितने भूभाग पर फैले हुए हैं राजस्थान के टोटल की अगर हम बात करें तो लगभग 7%। कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में। दक्षिण हिस्सा कौन सा हो गया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। दक्षिण पूर्वी हिस्सा कौन सा हो गया, हाड़ौती यानी कोटा, बारां, झालावाड़ यहाँ पर। और ये औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी है इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें, क्योंकि जो ये लकड़ी है सागवान की फर्नीचर बनाने के फर्नीचर के काम आते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। अगला है शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। बांसवाड़ा, उदयपुर। तो देखो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट आंसर है, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं इसको। राजस्थान प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं, मध्य, उत्तर पूर्वी, पूर्वी या दक्षिणी। तो कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, दक्षिणी हिस्से में। देखिए किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए, चाहे दक्षिणी हिस्सा पूछ लिया जाए, चाहे जिलों के नाम की तरीके से पूछ लिया जाए, तो एक बार ही अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है ताकि हम हर तरीके से इसको अटैम्प्ट कर सकें। चाहे किसी भी तरीके से इसको पूछे, चाहे विशेषता दे के पूछ लें हमसे। अगला सवाल है राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं आपके, सागवान, पलाश, धोकड़ा या सालर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी भाग की हमसे बात कर रहा है तो इतनी ऊंचाई पर, तो सागवान। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालर या साल, बोसवालिया, सराता के वन पाए जाते हैं। किसके, सालर या साल के। आपके सवाई माधोपुर में बूंदी, धौलपुर, करौली, टोंक, जयपुर, दौसा, सीकर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ यानी हाड़ौती का इलाका, या फिर अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही या अजमेर। कौन सा जिला समूह है जहाँ पे सालर मिलता है आपको, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सालर वन, ये जो वन है आपके अरावली के 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि राजसमंद हो गया, चित्तौड़, पाली, अलवर, खैरतल, तिजारा, सिरोही, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर जिलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन से आपके, सालर। इन वनों के प्रमुख वृक्ष सालर हो गया, धोक, कठीरा, धावड़। जो सालर वृक्ष है ये क्या है आपके, गोंद का अच्छा सोर्स है। किसका, गोंद का। इसकी लकड़ी का यूज़ जो है सामान की पैकिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए, सामान की पैकिंग के लिए। किसका, सालर का। तो आपको इसको याद रखना है, क्या नाम, सालर। अगला सवाल देखते हैं अब हम। निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा सोर्स माना जाता है। अभी हमने देखा कौन सा माना जाता है, सालर। किसका, गोंद का। सालर किसका माना जाता है, आपके गोंद का अच्छा सोर्स, और सामान की पैकिंग में इस्तेमाल होता है इसकी। किसमें, सामान की पैकिंग में। इसकी जो लकड़ी होती है उसकी सामान की पैकिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सालर वन जो है नहीं पाए जाते। क्या पूछ रहा है भाई, सालर वन नहीं पाए जाते हैं। 2024 में पूछा गया सवाल है। अजमेर में,
उदयपुर में, जैसलमेर में, पाली में। तो कहाँ पर नहीं है यहाँ पे आपके जैसलमेर में। कैसे होते हैं यहाँ पर कांटेदार। कौन सा कथन राजस्थान के सालर वनों के बारे में सही है, 2024 में पूछा गया सवाल है। तो हमें विशेषताएं दी गई हैं, हमें बताना है कि भाई कौन सी जो बात है वो सही है। चीड़ इन वनों का प्रमुख वृक्ष है। ये वन केवल मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, केवल मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियों का प्रयोग पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है। यह राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमसे पूछा सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसमें सिर्फ एक ही बात सही है। कौन सी? जो तीसरे नंबर पे लिखी हुई बात है। क्या लिखा है तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे लिखा है भाई साहब कि ये जो लकड़ी है इसकी सालर की किस में इस्तेमाल होती है? पैकिंग बॉक्स में। तो सिर्फ यही बात सही है आपकी। सालर वन के बारे में सबसे असत्य बात कौन सी है? तो हमसे क्या पूछा भाई, सबसे गलत बात बताओ। कौन सी सबसे गलत बात? सबसे गलत बात बतानी है, 2024 में पूछा गया सवाल है। तो ये जो वन है राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। याद रखना, सबसे असत्य बात बतानी है आपको। सबसे गलत बात कौन सी लग रही है इसमें कि भाई पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों में भी। सालर वृक्षों की प्रचुरता की वजह से इन वनों को सालर वन नाम दे दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। ढोक, कथीरा और धवद सालर वन के प्रमुख वृक्ष हैं। कौन से? ढोक, कथीरा और धवद। टीक विशेष रूप से सिर्फ सालर वनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष है। कौन सा? टीक। तो भाई सबसे असत्य बात यही है यहाँ पे। कौन सी? टीक। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल, राजस्थान के किस क्षेत्र में जो सालर वन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोसेवेलिया सेराता वन मिलते हैं? ये भी 2024 में पूछा गया सवाल है कि भाई जो ये वन है ये हमारे राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो भाई ये मुकुंदरा की पहाड़ियों में मिलते हैं, अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में मिलते हैं, शेखावाटी में मिलते हैं, मध्य माही बेसिन में मिलते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई ये अच्छी जो ऊंचाई है, यानी कि लगभग 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? क्या कह रहा है कि भैया निम्न में से कौन सी घास जो है वो पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती? सेवण, धामण, कराड़ या सालर? तो भाई सालर घास थोड़ी है आपके। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम बात कि जो है ये सवाल हम देख ही चुके हैं इनको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं हम कृषि के कंप्लीट कर चुके हैं, हमने परिवहन के कंप्लीट कर लिए, हमने उद्योग के कंप्लीट कर लिए। तो जो उद्योग और एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो वीडियो के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर देख लेना एक बार। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो सवाल हैं हम करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस। अभी कुछ सवाल और बाकी हैं इसके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।